नई चाह बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की आह। होम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा, होम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी है इसकी भाषा, होम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा हर किस्म में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा, होम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। होम्योपैथी है ये आवाज, होम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं थ्रोट कैंसर की। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। लिम्फ ग्लैंड में लिम्फ का एनलार्जमेंट, ये थ्रोट लेवल पर अगर होता है, आप सीधा इंडिकेशन समझ लीजिए थ्रोट कैंसर, आप सीधा थ्रोट कैंसर की तरफ इंडिकेट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग थ्रोट कैंसर के बारे में जब वर्क करते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है दोस्तों। आपको मैं क्लियर कट इंडिकेशन कह दूं, थ्रोट कैंसर मतलब थ्रोट में पाए जाने वाले जितने भी कैंसर का समूह होता है, यानी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सारे ऑर्गन्स में इन्वॉल्व जो पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर इंडिकेट करता है कि कैंसर है। जैसे अगर आप थ्रोट रीजन में जो पार्ट देख रहे हैं उसमें आपको नजर आएगा ग्रुप ऑफ कैंसर, यानी हेड और नेक का कैंसर, ठीक है। हेड और नेक का यहाँ पर जो कनेक्शन पार्ट होता है उसका कैंसर। ये जो ग्रुप ऑफ कैंसर में आपको माउथ कैंसर, नोज कैंसर, थ्रोट कैंसर, साइनस कैंसर, लैरिंक्स कैंसर कंसिडरेबली इस ग्रुप में शामिल किए जाते हैं। इसलिए थ्रोट में यहाँ पर अब आप अगर कह रहे हैं हेड के लेवल पे, तो हेड के लिए मेडिसिन अलग हो जाएगी। अगर नोज के लिए, माउथ के लिए, तो हमारे इलेक्ट्रोमेपैथ में पर्टिकुलर सेल पर काम करने वाली पर्टिकुलर मेडिसिन है। केवल वो पर्टिकुलर ऑर्गन बूस्टर ऐड कर दीजिए, आपका काम खत्म। एज इट इज प्रोटोकॉल सेट करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम 2-4 मेडिसिन कम ज्यादा हो सकती है, वो हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज के भी पर डिपेंड करेगी कि हमें क्या लग रहा है कि हमें कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करना है, ठीक है। कैंसर किसी भी डिसीज की वो क्लास होती है दोस्तों जिसमें बॉडी में एब्नॉर्मल सेल्स मल्टीप्लाई करती है, डिवाइड करती है और अनकंट्रोलेबल करती है। इसलिए एक एब्नॉर्मल सेल जो मैलिग्नेंट ग्रोथ कहलाती है वो ट्यूमर कहलाती है। थ्रोट कैंसर में वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स और थ्रोट के अन्य पार्ट के कैंसर को भी रेफर किया जाता है दोस्तों, जैसे कि टॉन्सिस का हुआ, जैसे कि ओरोफेरिंक्स का हुआ। थ्रोट जितने भी आपको वहां पर नजर आता है, थ्रोट कैंसर को प्राय 2 कैटेगरी में ग्रुप किया गया है दोस्तों, ठीक है। पहला होता है फेरिंजियल कैंसर, दूसरा होता है लेरिंजियल कैंसर, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब केवल थ्रोट कैंसर की बात होगी तो थ्रोट में मेनली फेरिंक्स और लैरिंक्स का कैंसर यहाँ पर आता है। जब फेरिंजियल कैंसर होगा, फेरिंक्स में फॉर्म होगा। ये होलो ट्यूब होती है दोस्तों, जो नोज के पीछे से रन करती हुई आती है और वाइन पाइप के टॉप तक जाती है, ठीक है। और लेरिंजियल कैंसर जो होता है, जो ये वोकल कॉर्ड होता है, जो लैरिंक्स को फॉर्म करता है, ये वॉइस बॉक्स होता है। यदि आपके वॉइस में लगातार परिवर्तन आ रहा है, जैसे मुझे देख लो, मुझे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आगे जाकर कैंसर में कन्वर्ट हो जाए, ये डॉक्टर ने मुझे पहले बता दिया दोस्तों। लेकिन मैं उसके प्रिकॉशन के लिए इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडीज डेली लेता हूँ, ये देख सकते हो आप, ठीक है। और ये रेमेडीज कंटिन्यू मेरे लेने के कारण बहुत सारे, लेकिन दिक्कत क्या होती है, 1-2 दिन अगर आप बाहर कहीं चले गए, अपने घर में तो आप क्या खा रहे हो सब पता रहता है, बाहर चले गए और तेल की चीजें या किसी भी प्रकार का कोई मीठा या किसी प्रकार का साइट्रिक एसिड वाला चीज डाल के आपको खिला दिया, आपको पता नहीं है कि उसमें साइट्रिक एसिड डाला है, तो नींबू नहीं, साइट्रिक एसिड डाल के डाल दिया, ठीक है। टोमेटो केचप डाल के सब्जी पका दी, है ना। वो चीज खाने के तुरंत बाद इरिटेशन होता है और थ्रोट इन्फेक्शन हो जाती है। ये मुझे बहुत कॉमन है दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है, ये प्रॉब्लम्स हमें कहीं ना कहीं मिल जाती है, हम नहीं चाहते फिर भी मिल जाती है। ऐसे ही सबके साथ है दोस्तों। मेन में वुमेन की तुलना में थ्रोट कैंसर ज्यादा होता है, इसलिए भी एक चांसेस है। कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स थ्रोट के कैंसर को डेवलप करने के रिस्क को बढ़ा देती है दोस्तों, जैसे कि स्मोकिंग करना, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करना। मैं तो दोनों नहीं करता हूँ। विटामिन ए डेफिशिएंसी का अगर एक्सपोजर होता है, एस्बेस्टोसिस का एक्सपोजर होता है, पुअर डेंटल हाइजीन होती है, डेफिनेटली आपको कैंसर होने के चांसेस रहेंगे दोस्तों।
थ्रॉट कैंसर भी हमेशा कुछ प्रकार के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन एचपीवी वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। और एचपीवी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है दोस्तों। और एचपीवी इन्फेक्शन कुछ प्रकार के जो ओरोफेरिंजियल कैंसर के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। जो लोग ओरल सेक्स करते हैं ना, उन लोगों को सबसे ज्यादा ये चांसेस थ्रॉट कैंसर के डेवलप होता है। थ्रॉट कैंसर का बहुत सारे प्रकार हैं दोस्तों, वो यहाँ पर लिंक कर जाते हैं। जो मैंने ग्रुप्स आपको बताया, ग्रुप्स ऑफ कैंसर, ठीक है, वो यहाँ लिंक कर जाते हैं क्योंकि एचपीवी इन्फेक्शन उनको भी नहीं छोड़ता। इसलिए याद रखना, थ्रॉट कैंसर के अन्य प्रकार के कैंसर के साथ जब लिंक करेगा तो इनफैक्ट कुछ लोगों में जिनको थ्रॉट कैंसर डायग्नोस हुआ, उनको रिकरेंटली साथ में इसोफेलियर, लंग्स कैंसर, ब्लैडर कैंसर एक साथ पाया जाता है। और यही कारण है मल्टीपल कैंसर एक साथ पाए जाते हैं। और ये टिपिकली होता है क्यों? क्योंकि प्राय कैंसर का सेम रिस्क फैक्टर पाया जाता है। जो कैंसर यदि बॉडी के एक पार्ट में डेवलप होता है, उसी समय बॉडी के माध्यम से, लिम्फेटिक चैनल के माध्यम से दूसरे पार्ट में आसानी के साथ वहां पर सिमिलरली एक्सपोज हो जाता है दोस्तों। यही कारण है जीईआरडी से भी, जेनेटिक काज से भी काज होता है। सबसे ज्यादा जीईआरडी जिनको एसिड रिफ्लेक्स होता है, उनको यहाँ पर इरिटेशन बना रहता है, बर्निंग बना रहता है, जलन होती रहती है, और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है जो यहाँ पर कैंसर को कॉज करता है। सबसे ज्यादा मटेरियल कैंसर के इन्हीं चीजों से देखने को मिलते हैं। जब आप अर्ली स्टेज में सिम्टम देखते हो तो थ्रॉट कैंसर को डिटेक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है दोस्तों। जनरली सारे लोग कहते हैं हाँ यार थोड़ा सा आपको जो है थ्रॉट में इन्फेक्शन हो गया, थ्रॉट में इन्फेक्शन हो गया, बस थ्रॉट इन्फेक्शन की आप प्रोसेस किया करते हो। लेकिन दोस्तों याद रखना, कॉमन साइन और सिम्टम जो थ्रॉट के कैंसर के होते हैं, वॉइस में चेंज हो जाना, डिस्फेजिया यानी ट्रबल swallowing, आपको निगलने में तकलीफ हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सोर थ्रॉट, लगातार थ्रॉट को क्लियर करने की आवश्यकता ये लगातार होना, ठीक है। जब भी कफ में ब्लड आता है आप समझ जाना देयर में भी समथिंग रॉन्ग, ठीक है। 12.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है दोस्तों हिंदुस्तान में। याद रखना, जो स्लेचेस डेथ्स, ठीक है, जितनी भी डेथ्स अभी हो रही है उनमें कैंसर में जो अगर एक डेथ का रेशियो निकाला गया 12.5% के लेवल पर बढ़ रहा है थ्रोट कैंसर, ठीक है। नेक में स्वोलन होना, लिम्फ नोड्स होना, वीजिंग साउंड होना, ईयर पेन होना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होना बहुत कॉमन सिम्टम है, ठीक है। लेकिन ईयर पेन, डिफिकल्टी इन swallowing, थ्रॉट में लंप का महसूस होना, सोर थ्रॉट होना, कफिंग होना, वॉइस में चेंज होना, ईयर और नोज में कंजेशन होना, शार्प वॉइस ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के दौरान शार्प वॉइस होना, वीजिंग साउंड होना, आपके लिम्फेटिक चैनल का एनलार्जमेंट होना, ग्लैंड और इम्यून सिस्टम का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल नजर आता है दोस्तों। ओपन सोर में पैचेस डेवलप हो जाना दोस्तों, ठीक है, डेंटल केयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वेट लॉस, जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा दोस्तों उतनी जल्दी वहां पर ट्रीटमेंट होता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे, थ्रॉट कैंसर का डायग्नोसिस करने में बहुत उपयोगी आने वाली टेस्ट है डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी कराना, ठीक है, जिसमें थ्रॉट का क्लोजर देखा जाता है, क्लोजर व्यू देखा जाता है। और यदि इस टेस्ट में एब्नॉर्मलिटी दिखती है, थ्रॉट से टिश्यूज का सैंपल कलेक्ट करके बायोप्सी की जाती है दोस्तों, और कैंसर के लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कन्वेंशनल बायोप्सी या एंडोस्कोपिक बायोप्सी दोनों तरह से करवा सकते हो, और बहुत ही ऑथेंटिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रोटोकॉल सेट करते हो। आप अगर कोई पेशेंट आया और पेशेंट ने कहा साहब मुझे ये ट्रबल है ना, आपको अगर डायग्नोसिस करना कोई दिक्कत नहीं, पहला प्रोटोकॉल, अगर 15 दिन में इससे रिस्पांस आ गया तो कैंसर नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। पहला प्रोटोकॉल सीधा C14G या फिर P1, P4, C13G को दे दो D6 में, ठीक है, P1 या P4, C13G D6 में, या फिर सीधा C14G दे दो। अगर इस D6 को देने से मैक्सिमम 15 दिन में रिस्पांस आ गया, मतलब वो ठीक होना शुरू हो गया, अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि इससे रिस्पांस नहीं आया, तब आपको P1, C5B अल्टरनेट ऑर्गेनो बूस्टर D10 आपको यहां पर देना, कंटिन्यू देना। एक महीने में इससे रिस्पांस आया मतलब कैंसर है। याद रख लेना दोस्तों, जब A2C13BG या सीधा A2C13BG का D4 करके कंप्रेस करते हो, आप मान के चलो आप कैंसर के लेवल पर रिलीफ प्रदान करते हो, ठीक है। गेंद्रेनाल D4 या ऑर्गेनो बूस्टर C13 का D4 का गार्गल कराइए, ठीक है। आप ऑल कैंसर केयर पिल्स या ऑल कैंसर केयर बूस्टर 1000 ये तो कंपलसरी है, ये देना है। मैंने इनका प्रैक्टिकल अनुभव 1 साल के अंदर देखा है कि 1 साल के बाद मैंने जितने लोगों का कैंसर का ट्रीटमेंट किया था, उन कैंसर की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से रिड्यूस होती है। यही तो हमको चाहिए कि कम से कम रिडक्शन हो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, आजकल के जितने भी पेशेंट होते हैं खाने के पीछे मरे जाते हैं। हम क्या खाएंगे, आप तो सब बंद करा रहे हैं, हम क्या खाएंगे, खाने के पीछे। अगर डाइट रिस्ट्रिक्शन करके वो चलता है तो मल्टीपल डिसऑर्डर को हम बहुत तेजी के साथ कैंसर को रिकवर करते हैं। उसको 10 साल आगे कुछ नहीं हो, इसी कंडीशन डेवलप करते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ा बुरा लगता है जब पेशेंट हमें झूठ बोल बोल के खाता है और रिजल्ट वहां पर वरी करता है। ये रिजल्ट वरी करना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि हम लोग उसकी पूरी सत्यता के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो जैसा कह रहा है हम वैसा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा झूठ बोलता है। और इसी वजह से ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा, जितने पढ़े लिखे लोग उतना ज्यादा झूठ बोलते हैं। हाँ, आपने 25 दिन की दवाई दी, वो 1.5 महीने 1.25 महीने में आते हैं। अरे बोले आपकी दवाई ज्यादा थी, अब आपको पता है इतने दिन से दे रहे हो कि ये दवाई 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, वो 25 दिन में खत्म करना है, ठीक है, याद रखना। चलिए
आगे बढ़ते हैं, हम एविएशन फिजियोलॉजी में चलते हैं। मैंने आपको एविएशन के बारे में बताया कि अगर आप ऊपर जाते हो तो कैसे करते हो, ठीक है। जब आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव जी के रूप में आता है। यदि पॉजिटिव जी के रूप में आएगा दोस्तों, इसका मेजर इफेक्ट एक्सेलरेशन के दौरान, जब आप एक्सेलरेट करते हो दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन पर डायरेक्टली पड़ता है। पड़ेगा दोस्तों, आप समुद्र तल से ऊपर जाओगे या समुद्र तल से नीचे जाओगे, बहुत सारे इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब ये जी यूनिट 4 से 5 जी के लगभग इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड एब्डोमेन के साथ बॉडी के लोअर पार्ट की तरफ पुश कर जाएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर आएगा। जब प्रेशर पॉजिटिव जी 4 से 5 के लगभग इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड ऊपर से नीचे एब्डोमेन के बॉडी के लोअर पार्ट में चला जाएगा। तो इसीलिए कार्डियक आउटपुट क्या होगा, जैसे वेरिकोज वेन में होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और इसी के कारण ब्रेन और आईज को होने वाली ब्लड सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी। याद रखना इस चीज को। यही इफेक्ट कब नजर आएगा, जैसे मैं खड़ा हूं, रोजाना खड़े होकर काम कर रहा हूं, एज इट इज इफेक्ट, इसलिए ये बताना जरूरी है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा जिसके कारण ब्रेन और आईज को होने वाली जो ब्लड सप्लाई है रिड्यूस हो जाएगी और इसी कारण से ब्लड फ्लो के डिक्रीज होने पर हेड में हाइपोक्सिया के कारण ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और इसी के कारण दोस्तों कई डिस्टर्बेंसेस आपको 1 बाय 1 देखने को मिलेंगे। क्या मिलेगा भाई डिस्टर्बेंसेस आपको, यानी जब आप टेबल प्रैक्टिस में इस चीज को टेली करेंगे ना, आपको ये सब देखने को मिलेगा। सबसे पहले ग्रे आउट देखने को मिलता है। जब आइस की तरफ ब्लड फ्लो कम होना शुरू होता है, यानी आंखों की तरफ ब्लड फ्लो कम होना शुरू होता है, तब ग्रे आउट अर्थात विजन का ग्रेइंग उत्पन्न हो जाता है। विजन एकदम ग्रे कलर का होना शुरू हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रेन की तुलना में हाइपोक्सिया से रेटिना सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। क्योंकि ब्रेन में तो ठीक है, फिर भी कुछ हद तक ब्लड सप्लाई होती है, कुछ ब्लड होता है, लेकिन रेटिना तो माइन्यूट है और आंखों को जो ब्लड सप्लाई नहीं है, आंखों के बैक साइड में ब्लड सप्लाई है, जो वहां के जो विट्रस और एक्वस ह्यूमर है उसके माध्यम से वहां पर, यानी बाहर की तरफ आंखों में सप्लाई अंदर नहीं है, ठीक है। और इसीलिए आप देखो कैपिलरीज का एनलार्जमेंट होता है ना। तो यहाँ पर जब ये कंडीशन डेवलप होगी तो रेटिना मोर अफेक्टेड होता है ब्रेन की तुलना में। इसीलिए फिजिकल इंपेयरमेंट उत्पन्न नहीं होता। याद रखना, फिजिकल इंपेयरमेंट उत्पन्न नहीं होता। फिजिकल इंपेयरमेंट जब उत्पन्न होता है जब ये परमानेंट हो जाए, जैसे वो नीचे आएगा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, ग्रेयस हेड की तरफ से जो भी ब्लड सप्लाई वहां पर हो रही है दोस्तों, उसके फ्लो के डिक्रीज होने के कारण वार्निंग को कंसीडर कर रहा है। ये वार्निंग कह रहा है कि भाई ज्यादा लंबा समय हुआ तो ये परमानेंट रेटिना का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये इंडिकेट करता है और वो बताता है कि आपको पूरा ग्रे दिख रहा है, ठीक है। कई बार हम लोगों को भी फीलिंग होती है जब हम लोग लंबे समय तक खड़े होते हैं, ठीक है। कई बार तो ब्लैकआउट हो जाता है, दिखता ही नहीं है सामने। बहुत सारे पेशेंट आते हैं आपके पास, ठीक है, उसको पूछिएगा आप कितने समय से खड़े हो, है ना, क्या काम करते हो आप। एनीमिया और इस प्रकार का ब्लैकआउट बहुत रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है, इनका बहुत बड़ा संबंध है। जब ब्लैकआउट में विजन का कंप्लीट लॉस होता है दोस्तों, ये तब उत्पन्न होता है जब हाइपोक्सिया के द्वारा रेटिनल फंक्शन पूर्ण रूप से अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कॉन्शियसनेस और मस्कुलर एक्टिविटी भी वहां पर स्टिल रिटेन होती है, आखिरी में आ जाती है, उनकी भी अति हो जाती है दोस्तों, किंतु ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की रिस्क को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये बता देता है ब्लैकआउट कि बस अब मसल्स और नर्व का भी कोऑर्डिनेशन कुछ समय का बचा है। अब ये पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की रिस्क को इंडिकेट कर रहा है, आगे जाकर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसको होना है। तो तीसरा जो सिम्टम होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। जब लगभग फोर्स 5G तक इंक्रीज हो गया तो याद रखना हाइपोक्सिया बहुत क्रिटिकल लेवल पर पहुंच जाता है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को कॉज करने का काम करता है, ठीक है। जो कन्वर्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, अचानक कन्वर्शन आया, पेशेंट गिर गया, ठीक है। ये अनकॉन्शियस स्टेट में लगभग 15 सेकंड लगते हैं दोस्तों, ठीक है, 15 सेकंड। और अनकॉन्शियस से रिकवरी के बाद, मतलब अचानक अनकॉन्शियस हुआ, गिर गया, गिरा तो क्या हुआ, उसका ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे बैलेंस हुआ, क्योंकि वो गिर गया, खड़ा नहीं है, ठीक है। और जब रेस्ट के लेवल पर गया तो उसमें क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इसी अनकॉन्शियस से रिकवरी के बाद पेशेंट को ठीक तरह से ओरिएंटेशन करना पड़ता है। उस ओरिएंटेशन में 10 से 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। यदि वो व्यक्ति अकेला है, ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, अगर वो एयरक्राफ्ट चला रहा है या पर्टिकुलरली वो एरोप्लेन में बैठा हुआ है तो उसका अपने शरीर पे कंट्रोल का लॉस हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो गिर भी सकता है, बेहोश भी हो सकता है, उसको चोट भी लग सकती है, ठीक है। इसीलिए कई पेशेंट में फ्रैक्चर ऑफ बोन्स देखे जाते हैं दोस्तों। जब फोर्स लगभग 20G के लेवल पर पहुंच जाता है, इंक्रीज हो जाता है, पर्टिकुलरली स्पाइन, प्राय अगर वो सिटिंग पोजीशन में भी होता है, उस दौरान उसकी बॉडी के बोन्स का फ्रैक्चर की ससेप्टिबिलिटी डेवलप हो जाती है। कभी भी कहीं पर भी उसकी बॉडी में फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये 20G के लेवल पर जनरली नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसे केसेस दे गए कि लॉस ऑफ वहां पर कंट्रोल होता है और एकदम से जब वो नीचे की तरफ आता है या एकदम से ऊपर की तरफ जाता है, तब ये फोर्स अचानक पॉजिटिव G के रूप में डेवलप होता है और ये इंडिकेट करता है कि उसकी बोन का फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव G का रोल है। लेकिन नेगेटिव G का रोल, अगर मान लो इफेक्टिव नेगेटिव G हो गया तो नेगेटिव G तब उत्पन्न होता है दोस्तों जब फ्लाइंग डाउनवर्ड होता है। ये मैंने अभी ऊपर की बात करी, जब फ्लाइंग एकदम डाउनवर्ड होता है दोस्तों, जब प्रेशर एकदम नेगेटिव G की तरफ जाता है, ठीक है, तब वहां पर इन्वर्टेड टाइमिंग, बहुत सारे डिस्टर्बेंस बॉडी में डेवलप होता है,
ठीक है। जब नीचे की तरफ जाएगा क्या होगा, हाइपरमिया हो जाएगा। उल्टा, जब फोर्स -4 से -6 G तक डेवलप हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हाइपरमिया अर्थात एबनॉर्मल इंक्रीज ब्लड फ्लो, आपकी बॉडी में नीचे से ऊपर की तरफ एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा, है ना। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हेड में उत्पन्न होता है, क्यों, क्योंकि ब्लड हेड की तरफ पुश होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी ब्लड हेड में एक्यूमुलेट भी हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन में इडीमा हो जाता है। वही पेशेंट है, इसलिए पहले पूछा जाता है कि भाई आपको बीपी तो नहीं है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इसके कारण ब्रेन में हेड में अगर एक्यूमुलेट हो गया, इडीमा उत्पन्न हो गया, तो याद रखिए यहाँ पर कंजेशन होगा, फ्लशिंग ऑफ फेस होगा, माइल्ड हेडेक होगा, ठीक है। और इसी नेगेटिव जी के लेवल पर टॉलरेबल होता है, बहुत आसानी लेवल पर टॉलरेबल होता है। और ये इफेक्ट केवल मोमेंटरी होता है दोस्तों, कुछ मोमेंट के लिए, इसीलिए इस कंडीशन में ब्रेन भी हाइपरमिया का सामना कर लेता है, ठीक है। ये कंडीशन डेवलप होती है, तो यही चीज आपको यहाँ पर भी याद रखना है। बहुत सारे पेशेंट में डेली प्रैक्टिस में यही चीज साइमल्टेनियसली आपको टच होती है। जो व्यक्ति ज्यादा समय खड़ा रहता है, पूरा ब्लड नीचे उतर जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा समय लेटा रहता है, रेस्ट नहीं करता रहता है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होता है, उनमें ये चीजें कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगी। इसीलिए ये फैक्टर बता रहा हूं, ठीक है। रेड आउट एंड हेडेक, आप रेड आउट की बात करोगे तो याद रखना, जब हाइपरमिया होगा तो क्या होगा, रेड आउट विजन का ब्लरिंग होना होगा दोस्तों, यानी अचानक विजुअल फील्ड का रेडनिंग होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल आपकी आंखें जो लाल होना, क्योंकि ब्लड आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है मान लो आप, ठीक है, एकदम से रेडनेस हो रहा है, हेड में ब्लड वेसल्स का एंगॉर्जमेंट हो गया, फूल गए ब्लड, ठीक है। और उसी के कारण नहीं होता, क्योंकि एकदम से प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा तो ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, आप देखो आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि -15 से -20 G के लगभग चला गया, क्या होगा दोस्तों, यदि -15 से 20 के लगभग चला गया, तो याद रखना हेड और आईज दोनों में ब्लड वेसल्स का कंजेशन और डायलेटेशन होता है, और इसी के परिणाम स्वरूप आपको रेड आउट और हेडेक होता है, ठीक है। ब्रेन में ब्लड जो वेसल्स होती है, सीएसएफ के कारण अफेक्टेड नहीं होती, सेरेब्रल जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके कारण अफेक्टेड नहीं होती दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब ब्रेन में ब्लड एक्यूमुलेट होता है, तो वहां पर क्रेनियम में सीएसएफ का साइमल्टेनियसली कूलिंग होना शुरू हो जाता है, और सीएसएफ के द्वारा जो हाई प्रेशर है वहां पर जो एक्सर्ट किया जाता है, जो एक कुशन के जैसे काम करता है, एक तकिए के जैसे काम करता है, और इसीलिए ये बफर के रूप में काम करेगा और ब्रेन के ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट कर जाएगा, ठीक है। यही कारण है ब्लड वेसल्स जो ब्रेन की होती है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाती है, इसलिए वहां पर कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। इसलिए सीएसएफ का क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार बहुत सारी इन्फेक्शन है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उसके कारण सीएसएफ फ्लूइड अफेक्ट होता है, जो ब्रेन को सीधा अफेक्ट करता है। ऐसी किसी भी कंडीशन से लड़ने की क्षमता आपके सीएसएफ फ्लूइड में नहीं होती है, तब ब्रेन में डिसीजेस डेवलप हो जाती है, इसलिए ये जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाता है, जैसे वहां पर हुआ था। यदि नेगेटिव जी ज्यादा होता है दोस्तों, तो बॉडी को अफेक्ट करता है, ये चेस्ट और नेक की जो ब्लड सप्लाई में उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। या इरेगुलर हार्ट बीट कॉज होती है, एकदम से तेजी से बढ़ जाएगा। और इसमें हीट में आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ज्यादा जब बॉडी में हीट बढ़ेगी एकदम से एक साइड, तो हार्ट में जो ब्लड का स्टैग्नेशन हो जाएगा, ब्लड वहां रुक जाएगा, भरा जाएगा, और ये सभी फैक्टर अल्टीमेटली अनकॉन्शियसनेस को कॉज करते हैं, ठीक है। ये भी अनकॉन्शियसनेस मतलब कम होना तो भी अनकॉन्शियसनेस, ज्यादा होना तो भी अनकॉन्शियस, कॉमन रूप से वहां पर डेवलप होता है, ठीक है। इसलिए आपकी बॉडी में पॉजिटिव जी नेगेटिव जी का प्रेशर हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इसलिए प्रिवेंशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ जी फोर्सेस ऑन द बॉडी, यदि आपकी बॉडी ऐसा काम कर रही है जो इन जी फोर्सेस को प्रिवेंट कर रही है, उसके इफेक्ट को प्रिवेंट कर रही है, तो कैसे कर रही है, याद रखना दोस्तों। बॉडी जी फोर्स के इफेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलरली पॉजिटिव जी के द्वारा कई मेथड को अपनाया जाता है दोस्तों। उसमें सबसे मेन चीज होती है दोस्तों, बाय यूजिंग एब्डोमिनल बैंड। मैंने कहा था ना कि एब्डोमिनल बैंड वहां पर आपको लगा दिया जाता है। एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स में ब्लड की पुलिंग, एयरक्राफ्ट में जब हम बैठते हैं दोस्तों, तो फॉरवर्ड झुक कर बैठते हैं, ठीक है। और एब्डोमिनल बैंड के उपयोग के द्वारा इसको प्रिवेंट किया जाता है, यानी वही का वही कुर्सी से कस दिया जाता है। जैसे प्लेन ऐसा जा रहा तो आप भी ऐसे जा रहे हो, प्लेन ऐसा जा रहा तो आप भी ऐसे जा रहे हो, ठीक है। और इसी कारण से एब्डोमिनल बेल्ट के उपयोग के द्वारा प्रिवेंट कर दिया जाता है, यानी ये जितने भी प्रोसीजर ग्रे आउट या ब्लैकआउट होता है उसको मैक्सिमम एफर्ट लगाकर प्रिवेंट कर देता है, ठीक है, मैक्सिमम प्रिवेंट हो जाता है। और यही कारण है नॉर्मल कई व्यक्ति इस चीज को ऑब्जर्व कर चुके हैं। हमारे ग्रुप में बैठे कई लोग जो प्लेन का सफर करते हैं, उनको ये चीज देखना चाहिए, वो बहुत इजीली डिमॉन्स्ट्रेट कर जाएंगे और अपनी बॉडी में फील करेंगे, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग ये वहां पर अपने सारे प्रोटोकॉल्स को तय करते हैं। याद रखना दोस्तों, बाय यूजिंग एंटी जी सूट, एंटी जी सूट भी आता है, उसको यूज करके एंटी जी सूट लोअर लिम्ब और एब्डोमेन पर जो पॉजिटिव प्रेशर एक्सर्ट करता है, बॉडी के लोअर पार्ट में ब्लड की पुलिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। लेकिन कॉस्टली आता है दोस्तों, हर किसी के बस की बात नहीं है, वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया दोस्तों। दूसरी बात मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा। स्पेस फिजियोलॉजी, जब आप स्पेस में जाते हो तो आपको याद रखना क्या होता है आपकी बॉडी में,
स्पेस फिजियोलॉजी में स्पेस और स्पेस का अपने बॉडी के रिस्पॉन्स की जो फिजियोलॉजी होती है उसकी भी स्टडी की जाती है। एक स्पेस में और एक अर्थ में इन्वायरमेंट के बीच में मेजर डिफरेंसेस होते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर का, रेडिएशन का, ठीक है, ग्रेविटी का, ये तीनों फैक्टर होता है दोस्तों जो स्पेस में ह्यूमन सर्वाइवल में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर फैक्टर में दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, गैस कंपोजिशन सब में डिफरेंस होता है। इसीलिए जब आप एक स्पेस क्राफ्ट में जाते हो, स्पेस लैब में जाते हो, आप देखते हो कि स्टेबल और सोफिस्टिकेटेड एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम के साथ उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसमें अर्थ एनवायरमेंट को क्लोज करके सभी प्रकार के एटमॉस्फेरिक फैक्टर को मेंटेन किया जाता है। वहां पर एक कमरे को बंद करके उसमें सारे फैक्टर मेंटेन किया जाता है। और एस्ट्रोनॉट्स भी, जितने एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष में, लॉन्च और एंट्री सूट को LES, एंट्री सूट का नाम होता है LES, उसको वियर करता है। LES एक प्रीशूडर, मतलब यहाँ पर एक पहले से बना हुआ, ठीक है, सूट होता है जो कि बॉडी को स्पेस एनवायरनमेंट से वहां पर प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें जो स्पेस में डेवलप होने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उसका बॉडी के लेवल पर किसी भी प्रकार का असर ना हो, ये सूट उसको प्रिवेंट करता है। अगर ये सूट उसने उतारा गया काम से, ठीक है, इसलिए वहां पर ये सारी चीज यूज की जाती है दोस्तों। अन्य बहुत सारे फैक्टर होते हैं दोस्तों जो यहाँ पर बॉडी को अफेक्ट करता है। यानी स्पेस में अगर जाओगे तो वेटलेसनेस, आपको आपका वेट का भान ही नहीं होगा, आप तैरते रहोगे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी के कारण दोस्तों वेटलेसनेस होता है वहां पर। ठीक है, बहुत माइक्रो ग्रेविटी होती है और इसीलिए आप हवा में जाकर अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पता ही नहीं है तो आप बहुत सारी चीज मिस कर जाओगे, लेकिन आज अगर आपको पता चल रहा है आप बहुत सारी चीज गेन कर जाओगे या धरती के लेवल पर। क्यों? क्योंकि स्पेस क्राफ्ट के द्वारा जो ट्रेवल करने वाले जो इफेक्ट होता है वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, जब आप स्पेस क्राफ्ट यानी जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, जो व्यक्ति, उनको पता होना चाहिए, जिनको एस्ट्रोनॉट्स आप कहते हैं दोस्तों, केवल ब्लास्ट ऑफ के दौरान, ठीक है, जैसे उनको ऊपर भेजा जाता है उस ब्लास्ट ऑफ के दौरान कुछ इंटेंस सिम्टम्स को वो एक्सपीरियंसेस करता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन ये दो चीज होती है। जब वो जाएगा तो उसको डर रहेगा, मैं कैसे पहुंचूंगा यहाँ कुछ नहीं ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के कारण और डिक्लेरेशन का लैंडिंग के दौरान वो जो एक्सपीरियंसेस करता है वो बहुत डेंजरस होता है। यानी जाना और वहां से रिटर्न आना, जैसे हमारी कल्पना चावला गई, यहाँ से गई तो बहुत अच्छी, वहां पर सब घूमे फिरी भी, लेकिन आते समय, ठीक है, इसलिए याद रखना स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवलिंग के दौरान एक्सेलरेशन का जो फोर्स होता है लीस्ट होता है, कम होता है। इसीलिए स्पेस क्राफ्ट में ना तो रैपिड चेंजेस होते हैं ना डायरेक्शन में रैपिड चेंजेस होता है। ठीक है, जब स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाता है तो उसमें कभी भी एकाएक कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, जैसे कि एयर क्राफ्ट में देखने को मिलता है, स्पेस ट्रेवल में वेटलेसनेस के कारण बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, और ये चेंजेस स्पेस एनवायरनमेंट में एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी के एडॉप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसीलिए प्रॉब्लम तब डेवलप होती है जब केवल वो अर्थ पर रिटर्न होता है। ठीक है, यानी वो यहां से गया एस्ट्रोनॉट्स और वहां अंतरिक्ष में पहुंच गया, वहां के लिए तो वो कुछ महीने रुकने के बाद एडॉप्टेड हो जाता है, लेकिन जब वहां से धरती में आता है बहुत लंबा समय लगता है अर्थ के एनवायरनमेंट में अपने को रीअडॉप्ट कराने में। ठीक है, इसका मतलब समझाने का ये है कि जब आप आपकी डेली प्रैक्टिस में देखते हो, हमारे पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे गर्मी में प्रॉब्लम नहीं होती, ठंड में, बरसात में मुझे सर्दी और एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। आप समझ रहे हो? यही चीज अंतरिक्ष में जाने के बाद इसी फोर्स के लेवल पर समझ में आती है कि वहां पर एडॉप्टेशन में समय लगा, एडॉप्ट कर लिया, लेकिन रिटर्न आया फिर प्रॉब्लम शुरू, क्योंकि यहाँ पर एडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए बॉडी जिस मंथ में जिस तरह के टेम्परेचर को अडॉप्ट करती है, उसी टेम्परेचर का वो वहां पर नॉलेज करती है कि हमें मुझे ये टेम्परेचर सूट है, कोई दिक्कत नहीं, वो सूट कर लेता। लेकिन जैसे ठंड आना शुरू हुआ वो टेम्परेचर में सूट नहीं होता, फिर वो बॉडी का वातावरण चेंज होना शुरू होता है। जब तक ठंड जाती है तब तक वो इस ठंड के वातावरण को अडॉप्ट कर लेती है, और जैसे ठंड गई वहां पर गर्मी शुरू हो गई, गर्मी शुरू हो गई फिर उसको एडॉप्टेशन गड़बड़ हो गया। यानी ये सारी प्रोसेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में एडॉप्टेशन के प्रोसेस के हिसाब से डिसीज का डेवलपमेंट होता है। इसलिए याद रखना स्पेस क्राफ्ट में जब भी जाते हैं वेटलेसनेस का इफेक्ट वहां पर नजर आता है दोस्तों। अब ये जो इफेक्ट होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी दोनों पर होता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस फ्लूइड शिफ्ट के कारण होता है दोस्तों, यानी ग्रेविटी के एब्सेंस के कारण ब्लड बॉडी के लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ मूव करता है। याद रखना यहाँ उल्टा हो रहा है, बॉडी के लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ दोस्तों वहां पर फ्लूइड मूव कर गया। ठीक है, अपर ट्रंक और हेड की तरफ, इसी के कारण हार्ट का एनलार्जमेंट होता है। ठीक है, और हार्ट का जब एनलार्जमेंट होगा जो इंक्रीज ब्लड फ्लो का सामना करता है दोस्तों। ठीक है, और इसी के संबंध में अपर पार्ट में अन्य बॉडी फ्लूइड भी धीरे धीरे नीचे से ऊपर आकर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और ये बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म इंटरप्रेट करके दोस्तों ब्लड में अन्य फ्लूइड में इंक्रीज करता है, एक सीरीज को वहां पर डेवलप करता है दोस्तों, जो कि सीरीज थ्रेड हो जाती है और करेक्ट करना स्टार्ट करता है किडनी के थ्रू फ्लूइड के लार्ज अमाउंट को एक्सक्रीशन के द्वारा। ठीक है, और इसी के कारण ब्लड वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और यही कारण है जब आप
हार्ट स्पेस में ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाने का जो प्रोसेस यहाँ पर डेवलप होता है, इसीलिए इनिशियली इनलार्ज हार्ट श्रिंकिंग करना शुरू कर जाता है। जो बड़ा हुआ हार्ट था वो एकदम से छोटा होना शुरू हो जाता है, स्मॉल हार्ट हो जाता है, और इसीलिए इनिशियल फ्लूइड वहां पर शिफ्ट के दौरान एस्ट्रोनॉट डिजीनेस या फेंटिंग को फीलिंग महसूस करना शुरू करता है। ठीक है, इसलिए उसको वहां पर ऊपर जब जाता है ना, हार्ट एकदम कम होता है, भाई ऑक्सीजन लेवल मिलेगा नहीं बॉडी को प्रॉपर, इसीलिए एस्ट्रोनॉट डिजीनेस और वहां पर एकदम फॉलिंग फेंटिंग के जैसी फीलिंग करता है दोस्तों। वाटर के साथ साथ किडनीज इलेक्ट्रोलाइट को भी एक्सक्रीट कर देती है। आपको देखा कि यूरिन फ्लो बढ़ गया, और इसी के कारण बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी अल्टर नहीं होती है दोस्तों। इसीलिए थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेटेड नहीं होता, यूरिन फ्लो ज्यादा हो गया लेकिन थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट नहीं है, तो इसीलिए स्पेस ट्रैवल के दौरान एस्ट्रोनॉट थर्स्टी फील ही नहीं करता, उनको प्यासा फील ही नहीं होता। ठीक है, प्यास लगती नहीं उनको, और इसीलिए उनको कुछ टैबलेट्स ऐसी बना के दी जाती है जिसमें सारी पूर्ति आपकी बॉडी में हो जाए उन टैबलेट्स के माध्यम से। ठीक है, तो वहां पर खाना पीना इसलिए बाधित कर दिया जाता है, स्टूल कहाँ जाओगे, यूरिन कहाँ फ्लो करोगे, वहां तो आप तैरते रहते हो, अगर आपने स्टूल और यूरिन फ्लो करने की कोशिश करी तो आप याद रखिए आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, आपका वातावरण खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब यहाँ पर ये प्रोसेस होती है तो ब्लड पर सबसे बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यूरिन के माध्यम से फ्लूइड के एक्सक्रीशन के कारण प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी आरबीसी काउंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं स्पेस एनीमिया। ठीक है, स्पेस में जाने के कारण होने वाला एनीमिया। ठीक है, यहाँ पर स्केलेटल जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है उस पर भी इफेक्ट आएगा। क्या होगा दोस्तों, स्पेस में माइक्रोग्रेविटी के कारण बॉडी को सपोर्ट करने वाली जो मसल्स की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स का लेग्स का प्रयोग करके वहां से वहां एकदम झटका मार मार के एक दूसरी जगह पर उड़ते रहते हैं। इसी के लिए जो मसल मास होता है, मसल स्ट्रेंथ का डिक्रीज हो जाता है, जो मसल मास होता है उनका डिक्रीज हो जाता है, और मसल्स का एंड्यूरेशन भी डिक्रीज हो जाता है, उनके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए क्या होगा, आप देखो बोन वीक हो जाती है, और स्पेस ट्रेवल के दौरान ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। याद रखना, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और यही कारण है जब ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो बोन से कैल्शियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाहर निकलने लग जाएगा दोस्तों, और यही कारण है यूरिन के माध्यम से वो कैल्शियम एक्सक्रीट हो जाएगा, जिसके कारण बहुत वीक हो जाएगी बोन और कभी भी फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इम्यून सिस्टम पर भी इफेक्ट देखिए आप, स्पेस ट्रेवल के दौरान बॉडी में इम्यून सिस्टम का सप्रेशन हो जाता है। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, वहां पर इम्यून सिस्टम का सप्रेशन हो जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी की ग्रेविटी के लेवल पर बना है भारत में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, और जब आप स्पेस में गए तो वहां ग्रेविटी चेंज हो गई, आप तो तैर रहे हो, तो इम्यूनिटी जितनी भी बॉडी की इम्यूनिटी होती है सप्रेस हो जाती है। ठीक है, इसीलिए स्पेस मोशन सिकनेस, ठीक है, वेट लॉसनेस को प्राप्त करने के बाद कुछ एस्ट्रोनॉट्स में वहां पर स्पेस मोशन सिकनेस डेवलप हो जाता है, यानी उसको नौसिया, वॉमिटिंग, हेडेक, मैलेस सारी चीज कैरेक्टराइज होती है दोस्तों, यानी जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और लैक ऑफ वेलबीइंग और इलनेस दैट इज एसोसिएटेड विद सेंसेशन ऑफ एक्सर्शन, यानी उसको ये फीलिंग होता है यार मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, सोच हो जाती है, वेगल सेंटर स्टिमुलेट होता है, लगातार उसको वॉमिटिंग होती है दोस्तों, 1 से 2 या 3 दिन होती है। ठीक है, 1 से 2 या 3 दिन होती है, उसके बाद ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि एडजस्ट हो जाता है। टूथ शिफ्ट्स और वेस्टिबुलर एपरेटस के एब्नॉर्मल सेंसेशन के कारण मोशन सिकनेस के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, और यही कारण हम लोग नेचुरली देखते हैं, जब किसी को एक बैड स्मेल का ऑर्डर आया, देखो वो वॉमिटिंग कर, सेम कंडीशन वहां पर डेवलप होती है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जो स्पेस फिजियोलॉजी के अंतर्गत आपको मैंने बताई दोस्तों। उम्मीद है मुझे जितना आता था मैंने आपको बताया, और ये आपके टेबल प्रैक्टिस में बहुत सारा महत्व रखेगा। टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर कोई व्यक्ति यदि समुद्र तल से ऊपर जाता है, नीचे आता है वहां पर, और अगर कोई एयर लिफ्ट करता है, प्लेन में जाता है, उस कंडीशन में बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको पता चल गए, और उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोटोकॉल तय हो जाएगा, भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कई लोग ऐसे ही आपके पास उदाहरण लेके आते हैं कि मैं 4 व्हीलर में जाती हूँ या बस में जाती हूँ, मुझे वॉमिटिंग होता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स। ठीक है, ये वो प्रोटोकॉल है जहां S11, F1, C15, S1, W को नेगेटिव में देकर आप 100% क्योर कर सकते हो। दोबारा अगर 1.5 से 2 महीने 3 महीने आपने चला दिया, दोबारा कभी तकलीफ नहीं होगी। ये परफेक्टली ऑलराइट प्रोटोकॉल्स है जो आप लोग प्रोटोकॉल्स को देख सकते हो। ठीक है, अभी हमारे ग्रुप के एक मेंबर है डॉक्टर वासुदेव सिकदर सर, इंदौर के, उनको बहुत सीवियर वर्टिगो हुआ, बहुत सीवियर वर्टिगो, इवन उनको खुद को मेडिसिन बनाने का भान नहीं रहा। ठीक है, इतना मतलब वर्टिगो खतरनाक हुआ, उनके घर वालों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। ठीक है, 2 दिन में ठीक ढंग से बोलने चलने लायक हुए, और मुझे फोन लगाया राकेश भारद्वाज जी ने, यार ऐसी ऐसी बात है सर। अरे मैंने कहा उसको होना ही नहीं था, ये तो बीपी हुई है, वेनाइल जो पोजिशनल, ठीक है, वर्टिगो है इनको। मैंने उनको कहा कुछ नहीं करना, आप S11 का 1000 या 10,000 3 डोज दीजिए। उन्होंने घर से बनवा के बुलवाया, उनकी मिसेस ने दिया, S11, F1, S1, C15, W दिया। 2 घंटे बाद कहते हैं सर छुट्टी कर दो, मैं ठीक होगा। 2 घंटे बाद घर आ गए। ठीक है, अगर हम लोगों को समय मिलता है तो हम लोग यूं काम करते हैं दोस्तों, 2 घंटे में हमारे खुद का डॉक्टर रिसीव होकर घर से, मतलब हॉस्पिटल से घर छुट्टी करा के आ गया, क्योंकि उसको 90% रिलीफ 2 घंटे में हो गया। अब इससे ज्यादा मैं आपको बता दूं, खुद हमने हमारे ऊपर प्रैक्टिकल किया है, इसीलिए तो मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ, जो आपके पास है वो है।
ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, डीप सी फिजियोलॉजी। अभी हमने ऊपर की बात कर ली, अब हम समुद्र तल की तरफ चलते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, नार्कोसिस एक वर्ड होता है। ठीक है, जब आप नींद वाली औषधि मेडिसिन को लेते हो दोस्तों, ठीक है, ज्यादा ले क्या होगा, आदमी बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा मेरे साथ क्या हो रहा, ब्रेन सो गया, बॉडी चल रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं नार्कोसिस। याद रखना, नार्कोसिस। ठीक है, आगे इसमें आने वाला है डीप सी फिजियोलॉजी में, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप मुझसे पूछोगे क्या होता है। जब हाई एटीट्यूड में लो एटमॉस्फेरिक बैरोमेट्रिक प्रेशर ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब बैरोमेट्रिक प्रेशर मतलब हवा का प्रेशर आपकी बॉडी पे कितना पड़ता है। डीप सी में, माइंस में जब आप नीचे जाते हो, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर के साथ प्रॉब्लम होती है दोस्तों, यानी यहां पर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, और ये इंक्रीज प्रेशर तो मेजर प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करता है दोस्तों। ठीक है, क्या आपकी बॉडी और जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उस पर कंप्रेसर इफेक्ट होता है। आप देखते हो ना, जो एरोप्लेन से कूद के ग्लाइडिंग करते हैं, आप देखते हो उनका मुंह कैसे अंदर हिलता है, कितना प्रेशर पड़ रहा होता है। ठीक है, वहां पर छाती पे इसीलिए एक जो कोट पहनाते हैं उससे प्रेशर कुछ हद तक कम होता है। ठीक है, तो बॉडी और इंटरनल ऑर्गन पर बहुत ज्यादा कंप्रेशन इफेक्ट होता है, दबाव होता है। ठीक है, ये तो ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है उनके गैसेस के वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो गैसेस है उन गैसेस के वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाता है, और इसीलिए वो बॉडी को एडजस्ट करने में बहुत परेशानी आती है दोस्तों। आपको याद रखना है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ के बैरोमेट्रिक प्रेशर की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको ये क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए, एक सी लेवल पर यानी समुद्र के लेवल पर बैरोमेट्रिक प्रेशर 760 mmHg होता है, हमने पढ़ा हुआ है नॉर्मल। ठीक है, जिसे 1 बैरोमेट्रिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग, आप जब नीचे की तरफ जाते हो, प्रत्येक 3 फीट के डेप्थ पर जाने पर लगभग 10 mm, ठीक है, प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक के द्वारा इंक्रीज हो जाएगा, यानी 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 33 फीट की डेप्थ पर जाने पर प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक हो जाता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, जब ये और 33 फीट आ जाओ, ये वाटर की अबोव की एयर के कारण होता है। जो वाटर के ऊपर जो एयर का प्रेशर पड़ रहा है, वो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे उसकी डेप्थ तो उतनी कम होती चली जाएगी, यानी वो एयर का प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और ये वाटर के अबोव एयर के कारण होता है, और वाटर के स्वयं के वेट के कारण होता है, यानी उस एयर का प्रेशर वाटर पे और वाटर का स्वयं का प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है। इसके कारण दोस्तों बैरोमेट्रिक प्रेशर डिफरेंट डेप्थ पर बहुत ज्यादा आपके ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, याद रख लेना, जब हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर का इफेक्ट आपकी बॉडी पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नाइट्रोजन, याद रखना, नाइट्रोजन को मत भूलना कभी भी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन का बैड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना, किसी भी ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला जो स्टूपर होता है, जो अनकॉन्शियसनेस होता है, बेहोशी को हम नार्कोसिस के नाम से जानते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि नींद वाली दवाई अगर आपने खा ली, नार्कोसिस हो गया, बेहोशी हो गया। ठीक है, फीलिंग्स और सेंसेशन को सप्रेशन के साथ लिथार्जीपन, सुस्तीपन को वहां पर स्टूपर के जैसे रेफर किया जाता है, उसको बोलता है स्टूपर। ठीक है, यानी आपने वहां पर ऐसी कंडीशन है तो गोली खाई, कोई दिक्कत नहीं, अगर वहां नीचे गए तो क्या होगा, यहाँ पर फीलिंग्स आपकी जो है, जो सेंसेशन है उसका सप्रेशन हो गया, और इसी कारण आपको लेथार्जीनेस लग रही है, स्टूपर लग रहा है, उसके रूप में आप प्रेफर करते हो। हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन के द्वारा नार्कोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जब आपकी बॉडी में हाई प्रेशर इस समुद्र तल के लेवल पर पड़ेगा, उसके द्वारा आपकी बॉडी में दोस्तों नार्कोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी आप नाइट्रोजन नार्कोसिस के नाम से जानते हो, नाइट्रोजन नार्कोसिस के नाम से जानते हो। यानी जितने भी डीप सी ड्राइवर्स होते हैं, बहुत कॉमन होता है नाइट्रोजन नार्कोसिस। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप बार बार जा रहे हो तो धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, जो कि कंप्रेस्ड एयर को ब्रीथ करता है। वहां पर जो डीप सी में जाकर तैरते हैं ना, वो जितनी भी कंप्रेस्ड एयर होती है ना, उस कंप्रेस्ड एयर को ब्रीथ करता है दोस्तों, यानी वो एयर अंडर हाई प्रेशर होता है ना, एयर में अगर वो वहां पर ले रहा है हवा, वो एयर अंडर हाई प्रेशर होता है। इसलिए एक अंडर वाटर टनल वर्कर या एक डीप सी ड्राइवर, उनकी जो ब्रीदिंग होती है ना, कंप्रेस्ड एयर के लेवल पर एसेंशियल होती है। ठीक है, वहां पर ब्रीदिंग करना जरूरी है। आप देखो कई बार कोई व्यक्ति ड्रेनेज में घुसता है तो वहीं मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन का, प्रेशर का बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, उसको ये वहां पर अप एंड डाउन करता है। ये बैरोमेट्रिक प्रेशर बहुत डेंजरस होता है दोस्तों। इसीलिए एब्डोमेन और थोरेसिक वाल पर जितनी भी प्रेशर जो एक्टिंग होता है सराउंडिंग हाई प्रेशर के, ये यहाँ पर इक्वलाइज करने का काम करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। लेकिन कब तक करेगा? अगर अंदर का प्रेशर कम है और बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो आप देख लो बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर जाएगा तो धुआंधार काम हो जाएगा दोस्तों। एटमॉस्फेरिक एयर का 80% नाइट्रोजन होता है। जो एटमॉस्फेयर की एयर है 80% नाइट्रोजन होता है। एक इनर्ट गैस के द्वारा, एक इनर्ट गैस के रूप में होने के कारण नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉडी के फंक्शन पर किसी भी प्रकार का नॉन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का नॉन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन जब एक पर्सन
डीप सी में जाता है, गहरे समुद्र में जाता है, वहां पर ये प्रेशराइज एयर के ब्रीथ करता है, यानी प्रेशर से डली हुई एयर को ब्रीथ कर रहा है। तब क्या होगा, नाइट्रोजन का जो नार्कोटिक इफेक्ट होता है वो अपीयर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिलेगी। ठीक है, तो वहां पर जो नार्कोटिक इफेक्ट होता है दोस्तों, वो उस पेशेंट में अपीयर हो जाएगा और ये अल्टर्ड मेंटल स्टेट प्रोड्यूस करेगा, यानी यहाँ पर जो मेंटल की स्टेट है अल्टर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने दारू पी है, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के बिल्कुल सिमिलर होता है, यानी जो आपने अल्कोहल पीने के बाद आपने करना है, जिसको आप प्यार करते हो उसको भी गाली देना है, जिसको गाली देते हो उसको प्यार करना है। ठीक है, ये एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन के बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। बिन पिए चढ़ गए, वो इफेक्ट वहां नजर आता है और वो डेंजरस इफेक्ट होता है। कई बार पेशेंट जो समुद्र में जाता है उसको समझ नहीं आता, फर्स्ट टाइम जाता है वो वहीं डूब जाता है, कई लोगों को देखा गया। यही चीज अगर आप तालाब में तैरने गए या नदी में तैरने गए, बहुत सारे लोगों को तैरना नहीं आता है, वहां जाते हैं और उनके ऊपर जब ये प्रेशर पड़ता है तो इतना सा प्रेशर होता है, जबकि समुद्र तल में तो बहुत हवा चलती है, आप देखो। ठीक है, ये प्रेशर वहां पर उस पर इतना इम्पैक्ट डाल देता है कि यहाँ भी बहुत सारे लोग डूब के मर जाते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन नार्कोसिस का मैकेनिज्म होता है दोस्तों। नाइट्रोजन बॉडी के अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन फेट में सॉल्युबल होती है, और आपको मालूम है कि फेट सॉल्युबल चीजें सब बॉडी में फट से अडॉप्ट हो जाती है वाटर सॉल्युबल की तुलना में। ठीक है, तो डीप सी में हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर के द्वारा कंप्रेशन के दौरान दोस्तों नाइट्रोजन ब्लड वेसल से एस्केप हो जाती है। ठीक है, आपके ब्लड वेसल से बाहर निकल जाएगी, और अगर बाहर निकल गई क्या करेगी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट फैट में डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपके बॉडी में तो फैट बहुत सारी जगह फैट में जाकर नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गया, स्पेशली न्यूरोनल मेम्ब्रेन में। माइंड कीजिएगा, जो नर्व की मेम्ब्रेन है, न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, उसमें जाकर स्पेशली डिसॉल्व हो जाएगी, और ये डिसॉल्व नाइट्रोजन एक एनेस्थेटिक एजेंट के जैसे काम करेगी। ठीक है, ये नाइट्रोजन एक एनेस्थेटिक एजेंट के जैसे एक्ट करती है, जो कि न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को सपोर्ट करती है। ठीक है, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को सपोर्ट करती है, लेकिन सप्रेशन करके उनको सप्रेस कर देती है दोस्तों। और जब एक पर्सन डीप सी में रहता है तब तक नाइट्रोजन फेट में डिसॉल्व फॉर्म में ही रहती है। ठीक है, जब तक वो डीप सी में रहेगा तब तक ये नाइट्रोजन उसके जो फैट मटेरियल है वहां डिसॉल्व फॉर्म में रहेगी दोस्तों। तो आप सोचिए, नाइट्रोजन नार्कोसिस के सिम्टम आएंगे तो आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, कोई भी डॉक्टर कभी भी इस प्रकार के केसेस को टेली करता है तो उसमें सिम्टम्स बहुत मायने रखते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं भाई सिम्टम बताओ, रिपोर्ट के बेस पे आप काम नहीं कर सकते। 120 फीट की डेप्थ पर फर्स्ट सिम्टम अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। जैसे 120 फीट नीचे गया फर्स्ट सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे। पर्सन बहुत ही उल्लासपूर्ण फील करता है, एकदम जॉयफुल फील करता है। ठीक है, केयरलेस हो जाता है। ठीक है, केयरलेस इन कंडीशन की सीरियसनेस को अंडरस्टैंड नहीं करता है कि मैं यहाँ केयरलेस हो गया हूं, अभी मेरे साथ बहुत कुछ होने वाला है। जैसे 150 से 200 फीट के लेवल पर जाता है पर्सन ड्राउजी हो जाता है, एकदम ड्राउजी हो जाता है पेशेंट। ठीक है, 200 से 250 फीट डेप्थ पर गया पर्सन जो होता है एक्सट्रीमली फटीग हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, ऊपर जाने लायक भी नहीं रहता। जहां पर कंसंट्रेशन का लॉस होना, उसका जजमेंट का लॉस होना, स्किल्ड वर्ड या मूवमेंट का परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है पूर्ण रूप से लॉस हो जाती है। इसीलिए दोस्तों जैसे ही 250 फीट की डेप्थ पर गया या उससे ज्यादा पर हुआ, पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है। यदि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली पर्सन अनकॉन्शियस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये नॉर्मल इफेक्ट है समुद्र तल से नीचे जाने पर उसको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप नाइट्रोजन नार्कोसिस से बचना चाहते हो, प्रिवेंशन करना चाहते हो, तो क्या आपको, अगर आप तैराक हैं या आप कहीं पर गए हैं, थोड़ा सीखा है, तो वो आपको बताते हैं कि अगर नाइट्रोजन नार्कोसिस से आपको प्रिवेंशन करना तो आपको और मुझे ये आना चाहिए। ये तो इफेक्ट हमको कई पेशेंट में देखने को मिल जाएंगे, आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। भाई आप क्या कहीं स्विमिंग पूल होंगे, वहां पर भी ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, भाई हैंगिंग हो गया, तालाब डूब गया, डूबने के बाद आप क्या करोगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन नार्कोसिस का प्रिवेंशन करना है तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम की मिक्सिंग के द्वारा नाइट्रोजन नार्कोसिस से आप वहां पर बचा जा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। याद है, बड़े बड़े पीछे वो डाले जाते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से आप हील करते हो, स्मेल करते हो। ठीक है, याद रखना, हीलियम को नाइट्रोजन के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है, जो कि डीप वाटर डायरिंग के दौरान जो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है। ठीक है, और ये कारण है हीलियम भी नौसिया और डिजीनेस जैसे कुछ इफेक्ट जरूर प्रोड्यूस करती है, किंतु हीलियम का एडवर्स इफेक्ट नाइट्रोजन नार्कोसिस की तुलना में बहुत लेस सीवियर होता है, बहुत कम होता है इसका साइड इफेक्ट। इसलिए वहां पर जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उनके पीछे एक पूरा बांध दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो नाइट्रोजन नार्कोसिस में डाइवर्स की डेप्थ को वहां पर लिमिटिंग के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हो कि ज्यादा नीचे नहीं जाओ भाई। ठीक है, सेफ डाइविंग प्रोसीजर जैसे कि प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, आप इक्विपमेंट को प्रॉपर मेंटेन करो, लेस वर्क इफेक्ट करो, उसके दौरान नाइट्रोजन के इफेक्ट को भी मिनिमाइज किया जा सकता है। इसलिए याद रखने की जरूरत है दोस्तों, इसके संबंध में अल्कोहल कंजप्शन को डाइविंग के पहले 24 घंटे तक अवॉइड करते हैं। यही कारण है जो लोग अल्कोहल को कंजप्शन करते हैं उनको डाइविंग करने नहीं दिया जाता। ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत तेजी से नार्कोसिस के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। मैंने कहा आपको अल्कोहल कंजप्शन में जैसे सिम्टम आते हैं वैसे सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इसलिए उनको प्रोवाइड किया जाता है। और इसीलिए
नाइट्रोजन नार्कोसिस का जब ट्रीटमेंट किया जाता है दोस्तों, तो आप जब इस प्रकार के सिम्टम देखते हो, नाइट्रोजन नार्कोसिस के सिम्टम कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं जब ड्राइवर 60 फीट की डेप्थ पर रिटर्न आ जाता है। ठीक है, यानी नीचे से अगर वो ऊपर आ गया 60 फीट पर आ गया तो वहां पर फिर वो कुछ समय तैर सकता है। यहाँ पर फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। इसलिए नाइट्रोजन नार्कोसिस का कोई भी हैंगओवर इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। यदि जब ड्राइवर को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है तो फिजिशियन को कंसल्ट जरूर करना पड़ता है। ठीक है, और उस कॉन्शियस के दौरान तुरंत उसको ऑक्सीजन और हीलियम की सप्लाई देना है या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसके लंग्स तक बढ़ाना है। अगर आपने ये कर दिया, आपने सबसे पहले खुली हवा करो, भीड़ को दूर करो, पंपिंग मैकेनिज्म करो। ठीक है, और उसके बाद में आप स्मेल थेरेपी दे सकते हो। ठीक है, आप नेबुलाइज वाली स्मेल थेरेपी दे दो, बहुत तेजी से रिकवर हो जाएगा। ठीक है, वो लिक्विड लेने जैसी स्थिति में नहीं होता, उस कंडीशन में नहीं देना, लेकिन आप स्मेल से उसको तुरंत ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हो लंग्स की तरफ। जितनी भी ब्लॉकेजेस है उसको स्टिमुलेट करके खोल सकते हो, बहुत आसानी से वहां पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन डीकंप्रेशन सिकनेस क्या होता है? यहाँ पर एक और चीज डेवलप होती है दोस्तों। डीकंप्रेशन सिकनेस एक डिसऑर्डर होता है। ये तब उत्पन्न होता है जब एक पर्सन हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एरिया जैसे डीप सी से नॉर्मल सराउंडिंग एरिया जो एटमॉस्फेयर है वहां पर आता है। रेपिडली अगर आ गया, यानी समुद्र तल से आया, समुद्र से बाहर निकला, एकदम से नॉर्मल एरिया की तरफ गया, ठीक है, तब ये उत्पन्न होता है। इसे हम डिसबैरिज्म, कंप्रेस या सिकनेस, कैसन, डिसीज, बैंड्स या फिर डाइवर्स पाल्सी के नाम से भी जानते हैं। यानी बॉडी उसकी हैबिचुअल है समुद्र के लेवल की, और अभी आप समुद्र से बाहर निकलकर धरती पर आ रहे हो। उससे एडजस्ट करने में, उस बैरोमेट्रिक प्रेशर का जितने इफेक्ट आए उससे बॉडी के लेवल पर एडजस्ट करने में मैक्सिमम 1 आवर लगता है, 1 घंटा लगता है। तब जाकर उसको जो डीकंप्रेस सिकनेस होता है वो दूर होता है। ऐसा क्यों होता है? ये डीकंप्रेशन सिकनेस क्या है इसके बारे में तो पता नहीं है, मैं वो भी बताता हूं आपको। डीप सी पर हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर हो रहा, पता है आपको, तो बॉडी में गैसेस का क्या होगा? उसका भी कंप्रेशन हो जाएगा गैसेस का, और ये कंप्रेशन गैसेस के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देगा बॉडी में। और आपको पता है गैसेस का वॉल्यूम आपकी बॉडी को पूर्ण रूप से मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होता है। और रेस्पिरेटरी गैसेस के साथ ऑक्सीजन टिश्यू के द्वारा यूटिलाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर्ड आउट होती है, ये सबको पता है। किंतु नाइट्रोजन जो कि हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहती है 80%, ये एक इनर्ट गैस होती है दोस्तों। इसीलिए या ना तो यूटिलाइज होती है ना एक्सपायर्ड होती है। याद रख लेना, ना तो इसका उपयोग बॉडी में, ना इसको एक्सपायर्ड किया जाता है, ठीक है, न बाहर निकाला जाता। जब नाइट्रोजन डीप सी में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा वहां पर कंप्रेस्ड होगी दोस्तों, तो याद रखना ये ब्लड वेसल से एस्केप होकर ऑर्गन में एंटर कर चुकी होती है। ठीक है, ये जो कि ये फैट सोल्यूबल होती है, इसलिए वहां पर एंटर कर जाती है ना। और जब फैट सोल्यूबल होगी तो टिश्यूज का फैट और जितने भी टिश्यू फ्लूइड्स होता है उसमें डिसॉल्व हो चुकी होती है। ब्रेन टिश्यू में बहुत ही कॉमन रूप से डिसॉल्व हो चुकी होती है। अब ये वहां से निकले तो सही, अगर नहीं निकली तो जितना समय ये पर्सन डिस्निया में, सॉरी डीप सी में रहेगा दोस्तों, तो याद रखना है नाइट्रोजन सॉल्यूशन नहीं देती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करती। किंतु यदि पर्सन रैपिडली असेंड करता है, तुरंत समुद्र तल से बाहर निकलता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ रिटर्न होता है, तो ये डीकंप्रेशन सिकनेस उत्पन्न करती है। ठीक है, ये डीकंप्रेशन सिकनेस उत्पन्न करती है, और अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिटर्न होने के कारण नाइट्रोजन डीकंप्रेस हो जाती है और टिश्यू से फास्टर रेट से एक्सपेल होगी, बहुत तेजी से वहां से एक्सपेल होती है, बाहर निकलती है, स्कैप्स होती है, और इसीलिए गैस होने के कारण ये बबल को फॉर्म करती है। ठीक है, और गैस होने के कारण ये बबल को फॉर्म करती है और रैपिडली स्कैपिंग करती है। और अगर ये बबल ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करेगा, ये बबल अगर ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करेगा दोस्तों, तो याद रखना वेसल्स और डक्ट्स में बहुत सारे प्लेसेस में ये बबल्स ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है, और यही बबल्स एयर एम्बोलिज्म को कॉज करेगा, एयर एम्बोलिज्म को प्रोड्यूस करेगा। इसी के कारण डीकंप्रेशन सिकनेस होती है और ये एम्बोलिज्म आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। ठीक है, इसीलिए जितने भी अंडरग्राउंड टनल वर्कर्स होते हैं जो कैस आयन वो यूज करते हैं प्रेशर चेंबर, ठीक है, जो डीकंप्रेस कैसन डिसीज यानी सिकनेस को डेवलप करता है दोस्तों। चेंबर में जब भी कोई प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करता है ताकि वाटर के इनसाइड एंट्री को प्रिवेंट कर सके, अंदर एंट्री को प्रिवेंट कर सके। इसीलिए डीकंप्रेस सिकनेस भी ऐसे पर्सन में उत्पन्न करता है जो कि सी लेवल में, जैसे एयरप्लेन में बिना किसी प्रिकॉशन में रैपिडली असेंड अप करते हैं। ठीक है, वहां गए और वहां से तुरंत आए, ऐसे लोगों में बहुत कॉमन रूप से ये कंडीशन डेवलप होती है दोस्तों। इसलिए आपको ये सारी चीजें 1 by 1 टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर देखने को मिलती है, और जब आप इसका पर्टिकुलर वहां पर यूज करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती है। आप डीकंप्रेशन सिकनेस में जब सिम्टम देखते हैं ना, तो आपको यहाँ पर याद रखना मेनली नाइट्रोजन को एस्केप करने का सिम्टम मिलेंगे टिश्यू से, बबल के फॉर्म में। टिश्यू में बहुत सीवियर पेन होगा, पर्टिकुलरली जॉइंट्स में पेन होगा। सेंसरी नर्व फाइबर की माइलिन शीट में नाइट्रोजन बबल्स के द्वारा ये पेन प्रोड्यूस होता है। मसल्स का सेंसेशन, टिंगलिंग, प्रिकिंग, पैरास्थेसिया, इचिंग बहुत कॉमन रूप से होगी दोस्तों। ठीक है, याद रखना टेम्परेरी पैरालिसिस जैसे कैरेक्टर होता है। मोटर नर्व फाइबर की माइलिन शीट में नाइट्रोजन बबल्स के कारण ऐसा होता है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा न्यूरोनल मेम्ब्रेन में डिपॉजिट होता है, इसलिए मसल्स क्रैम्प, सीवियर पेन के साथ हमेशा एसोसिएटेड रहेगा ऐसी कंडीशन में।
ठीक है, इसलिए हमारा जो प्रोटोकॉल एनाल्जेसिक है, न्यूरोजेसिक है, बहुत ब्रिलियंटली काम करेगा यहाँ पर 30 पोटेंशियल में, याद रखना। कोरोनरी आर्टरी के ओक्लूजन के बाद कोरोनरी इस्चीमिया ब्लड में बबल्स के द्वारा काज होता है, और जब कोरोनरी इस्चीमिया होगा दोस्तों तो जिस पार्ट को ब्लड नहीं जाएगा वहां पर प्रॉब्लम होगा। इसलिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी ब्लड वेसल्स का ऑक्लूजन हो जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी ब्लड वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और बबल्स के द्वारा ब्लड वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू का डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए पेशेंट को डिजीनेस लगता है, पैरालिसिस ऑफ मसल्स लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, चोकिंग ओवर यानी चोकिंग हो जाता है बॉडी में, और यही कारण है फाइनली फटीग, अनकॉन्शियसनेस और डेथ हो जाती है। ये पूरे सिम्टम नजर आते हैं उस पेशेंट में, तब उसकी वहां पर आप देखते हो पेशेंट एकदम सफोकेटेड हो जाता है, सांस नहीं लेते बनता, फटीग महसूस करता है, अनकॉन्शियस होता है, और कई बार तो ऐसे पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये होता है उसमें, अगर आपको नहीं पता था समझ जाओ, ये हो रहा है, आपको क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा। C11 A1B का पॉजिटिव डोज देना है, A3 D2 में देना है ताकि, और एनाल्जेसिक या न्यूरोजेसिक देना 30 में, इससे ताकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन फोर्स के साथ में बबल्स को क्लियर करते चले जाए। एक बार हार्ट में आ गया तो वहां से सब पूरा डिजॉल्व होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना दोस्तों, यदि वो वीनस चैनल में नहीं आया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए वीनस चैनल में तब आएगा जब हार्ट में आएगा, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों इन चीजों को, और अगर ये सब निकल गया, पूरा आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है, आपका पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। इसलिए जब डीकंप्रेशन सिकनेस का प्रिवेंशन करना होता है, प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर के द्वारा डीकंप्रेशन सिकनेस को प्रिवेंटेड कर सकते हो। जब आप मीन सी लेवल पर रिटर्न होते हो तो एसेंट बहुत स्लो करिए, धीरे धीरे जाइए, इसके साथ में शॉर्ट स्टे करिए, आप वहां पर रेगुलर इंटरवल में वहीं रुकिए, ठीक है। समुद्र के बाहर आप वहां पर लेटे रहिए, ठीक है। स्टेप वाइज असेंट ब्लड में नाइट्रोजन को पूर्ण लाने में अलो करता है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, बॉडी से नाइट्रोजन निकलता जाएगा बिना बबल्स के, बिना बबल के फॉर्मिंग के निकलेगा, और ये डीकंप्रेशन सिकनेस को प्रिवेंट करता है। यानी समुद्र से निकले, मेरा मानना है जो मैंने पढ़ा है बुकों में, 1 से 2 घंटे तक समुद्र तल पर आपको स्टे करना है। अगर आपने स्टे करा देन नेवर एवर कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, आप वहां से आसानी से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। इसलिए याद रखना, डीकंप्रेशन सिकनेस का जो ट्रीटमेंट होता है, यदि डीकंप्रेशन सिकनेस के द्वारा पर्सन अफेक्टेड होता है दोस्तों, तो फर्स्ट रिकंप्रेशन डन होता है, फिर से होता है, और ये पर्सन को रिकंप्रेशन चेंबर में रखने के द्वारा, कई बार वहां होता है कि समुद्र तल के नमक वाले पानी से नहाने के बाद आप देखो कई बार वहां पर बड़े बड़े वो लगे होते हैं, गर्म पानी के होज लगे होते हैं, फुवारे लगे होते हैं, उस पे वो नॉर्मल पानी के फुवारे पे वहां पर वो लोग नहा लेते हैं। इसके बाद प्रेशर को देखो आप, स्लोली रिड्यूसिंग होना शुरू हो जाता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पुनः सामान्य लाने के प्रोसेस होती है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पुनः ले आओगे, आप देखो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के माध्यम से आप इसको यूजफुल कर दोगे, ठीक है। तो ये स्पेशली दोस्तों आप तब कर पाओगे जब आपके प्रोटोकॉल शूट होंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको जो C11 A1B को पॉजिटिव में देना है, या D5 D6 में दे दो, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन A3 को D2 में जरूर दीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार का चैनल ब्लॉक न हो, बबल्स वहां पर क्रिएशन न करे, बहुत आसानी से आपके जो सिम्टम होता है रिपेयर हो जाए, यानी पहले जैसे हो जाए, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर, आप लोगों को उम्मीद करूंगा कि सब समझ में आया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। Power on. You plug into Nirvana. Your device is ready to pair. The Hotel 650. अगर किसी को क्वेश्चन हो, 2 दिन में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सैटरडे तक खत्म कर दूंगा मैं। जी माली सर, माली सर, आरजी माली सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग माली सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ते लैब में यूज करते हो डिस्टिल वाटर, वो डिस्टिल वाटर में आई ड्रॉप, नोजल ड्रॉप्स तो बनाते चलेगा ना? नहीं सर, वो अलग होता है, उसका प्रयोग नहीं करना। उसका प्रयोग नहीं करना। आपके यहाँ कोई भी जो ये शादियों में जो बड़े बड़े 20-20 लीटर के कैन भर के जो लोग देते हैं ना, हाँ जी, है ना, उनसे कहिए मुझे डिस्टिल वाटर बना कर दीजिए। या सबसे बढ़िया तरीका है सर, एक मशीन आती है अमेजोन पे, वो मशीन आपके लिए 8,000-9 हजार की आती है, सब लोगों ने वही ले रखी है हमारे ग्रुप में, ठीक है। सीधा घर बनाओ, वो 4 लीटर बन जाएगा। आपको जब बनाना हो 4 घंटे के लिए उसमें भर के छोड़ दो, उसमें ग्लास की कैन आती है, उस ग्लास की कैन में आकर कनेक्ट हो जाएगा, आप उसको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। कहाँ से मिलेगा सर? कहाँ से मिलेगा? अमेजोन पे, मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं हम लोग।